हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली इसमें सब जो जितने भी हमें इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें ए और बी है, इसमें सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है और पूछा गया है कि ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया गया है a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 2 एंड देन 6x प्लस 1 माइनस 2b इंटू वाई इज इक्वल टू 6। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन दी जाए तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये 6 को भी इधर ले आते हैं, ये 2 को भी इधर ले आते हैं और 6 को भी इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आएगी, ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगी इस तरीके से a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई एंड देन प्लस नहीं माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का 2 था तो यहाँ पर ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6x प्लस 1 माइनस 2b इंटू वाई एंड देन माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, जब भी हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तो हम क्या बोलते हैं कि a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2। ये इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए, मतलब तीनों ही इक्वल होंगे इस केस में, तभी जाकर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, a माइनस 1 है, मतलब a1 क्या हो गया a माइनस 1, तो हम बोल सकते हैं a माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 6 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1 माइनस 2b। दिस शुड बी इक्वल टू कितना, यहाँ पर है ये माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बाय माइनस का 6। ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखे भी इसलिए है ताकि आप डायरेक्टली यहाँ से ही इस तरीके से नोट करते जाएं इसी ऑर्डर में। ठीक है, ताकि आपकी कोई एरर आने के चांसेस ही ना हो। नॉर्मली क्या होता है कि अब देखिए इस इक्वेशन को आप देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 और 6 को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल इक्वेशन बनकर आई कुछ इस तरीके से, a माइनस 1 बाई 6 इज इक्वल टू 3 बाई 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 1 बाई 3। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास तीन चीज़ें एक साथ इक्वल हो तो आप दो इक्वेशन इनमें से बना सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी दो इक्वेशन बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होगी, इसलिए इन दोनों को मत लेना। मैं आपको इस क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा कि इन दोनों को लेना क्यों नहीं था, मैं आपको क्यों कह रहा था कि इन दोनों को क्यों नहीं लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को ले लेते हैं और साथ में इसको इसके साथ इक्वेट करके देख लेते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल है तो मतलब ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हो जाएगा a माइनस 1 बाई 6 शुड बी इक्वल टू 1 बाई 3। ठीक है, एक पार्ट तो ये हम सॉल्व करेंगे, दूसरा पार्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करके देख लीजिए। ये वाला जो इक्वेशन है आप इन दोनों को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 बाई 1 माइनस 2b शुड बी इक्वल टू 1 बाई 3। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 6 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 से कैंसिल आउट होगा तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया a माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड देन ये 1 इधर आ गया तो 2 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 था तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया a इज इक्वल टू 3। ये आपके पास आंसर है। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और ये कितना हो गया 1 इंटू 1 माइनस 2b। 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रहेगा नंबर। ठीक है, अब देखिए 2b को हम इधर ला सकते हैं तो ये प्लस का 2b हो गया इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 9 था तो 9 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 2b इज इक्वल टू माइनस का 8, और ये कैंसिल आउट हो गया 2 से, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये 2 4 8, तो ये हो गया b इज इक्वल टू माइनस का 4। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड a इज इक्वल टू 3। दैट्स इट, यही आंसर है। लेकिन मैंने आपसे फिर ये क्यों कहा था, जब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को इक्वेट नहीं करना है, इसका एक रीज़न था। जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास एक्चुअली में जो इक्वेशन बनकर आती है वो कुछ इस तरीके से होती। वह इक्वेशन होती a माइनस 1 बाई 6 इज इक्वल टू 3 बाई 1 माइनस 2b। जैसे ही आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 6 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को इसके साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर a आता, साथ में कितना आता -1, और फिर बाद में 2b से मल्टीप्लाई हो जाता तो ये हो जाता माइनस का 2ab और फिर प्लस का 2b इज इक्वल टू 18। अब आप देखिए ये इक्वेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है, इसमें a भी आ रहा है b भी आ रहा है और साथ में a भी मतलब दोनों एक साथ भी आ रहे हैं।
इन दोनों को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इस इक्वालिटी को मत लीजिएगा। तो होता ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी टाइप की इक्वालिटी भी बनकर आती हैं जिसमें सिचुएशंस थोड़ी सी अजीब हो जाती है कि हमें देखना पड़ता है कौन सी दो इक्वेशन लेने से हमें बेनिफिट होगा। इतना क्लियर है? और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा सही से समझ में आ जाती हैं। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी तो आप इसको हटा के फिर दोबारा बाकी की दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है? अगर आपने गलती से ये ले भी लिया ना तो इसको सॉल्व करने के बाद यहीं तक छोड़ दीजिएगा, इसको फिर कैंसिल आउट करके फिर दूसरी इक्वेशंस को देख के इस दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करके देखिएगा। इतना क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक। 21 में बस इतना ही था। अब देखिए 22 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन है कुछ इस तरीके से 2a - 1 x + 3y = 5 एंड देन 3x + b - 1 × y = 15। ठीक है? तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a - 1 × x + 3y = 5। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस यहाँ पर ये है b - 1 × y और साथ में क्या था? = 15। ठीक है? पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाता है? तो ये हो गया 2a - 1 × x + 3y और 5 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 = 0। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? 3x + b - 1 × y एंड देन 15 अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा? -15 = 0। राइट? अब आप देखिए इक्वेशन में अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तो इसका मतलब ये है कि a1/a2 दैट इज 2a - 1 / 3। ये a1 है, ये a2 है, तो a1/a2 हो गया = b1 दैट इज 3/b2 दैट इज b - 1। ठीक है? फिर c1 दैट इज -5 एंड देन c2 दैट इज -15। ठीक है? अब आप देखिए माइनस माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 5 × 5 और यहाँ पर 5 × 3 15 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a - 1/3 = 3/b - 1 एंड देन = 1/3। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आई है। लास्ट क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम इन दोनों को क्यों नहीं लेंगे। ठीक है? इन दोनों को तो नहीं लेंगे। अब हमारे पास कौन सी दो इक्वेशंस बनेंगी? एक को हम क्या करते हैं? इसके साथ इक्वेट कर देते हैं, इसको इसके साथ। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2a - 1/3 शुड बी = 1/3। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा हम क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को इसके साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा 3/b - 1 एंड देन दिस वन इज इक्वल टू 1/3। ठीक है? अब देखिए इस केस में तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट होकर दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो ये हो गया 2a - 1 = 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आपके 1 होता है तो आप उसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मतलब 2a - 1 / 1 अगर लिखने की जगह हम सीधा इस तरीके से भी लिख ही सकते हैं। ठीक है? अब 1 को अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a = 1 + 1 दैट इज 2a = 2 एंड देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 1 बचा, a की वैल्यू आ गई 1। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 × 3 कितना हो गया? 9। यहाँ पर ये कितना हो गया? b - 1 × 1 दैट इज b - 1। 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 9 + 1 कितना हो गया? = b। तो यहाँ पर b = हो गया 10। तो ये आंसर आ गया। इतना क्लियर है? यहाँ पर a = 1 आ गया और b = कितना आ गया? 10 आ गया। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए इसके अंदर इसके अलावा और कोई यहाँ पर चीज़ नहीं थी। यहाँ पर ये इजी कैलकुलेशंस है, ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं दी गई है। कुछ एग्जांपल्स फिर भी अच्छे दिए गए थे a और b से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है? अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3y = 7 एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज a + b × x -a + b - 3 × y एंड देन = 4a + b। सो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितनी इक्वेशन आएगी? क्वेश्चन नंबर 23 ये हो गया हमारे पास 2x - 3y = 7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a + b × x -a + b - 3 × y = 4a + b। ठीक है? अब आप देखिए कि यहाँ पर पहले हम 7 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है? ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनकर आ जाए। तो 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है? इसको भी हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a + b × x माइनस का a + b
माइनस का 3 इंटू वाई, फिर माइनस का 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैं आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है कि कई लोग ये सोचेंगे कि सर एक बात बताइए, आप इधर इसको शिफ्ट ही क्यों कर रहे हैं, सीधा आप इस तरीके से भी तो लिख सकते थे ना, 2a माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई बी माइनस 1, एंड देन हम इसको लिख देते 5 बाई 15। अगर दोनों राइट साइड पे हैं तो 5 बाई 15 लिखने में क्या दिक्कत है। देखिए सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो ये वैल्यू आपने क्या ले ली कि C1 की वैल्यू 5 ले ली आपने, एक्चुअली में C1 की वैल्यू माइनस का 5 है। ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो एग्जामिनर चाहे तो आपके मार्क्स कट कर सकता है इस स्टेप के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए ये मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। इतना क्लियर हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा है, ठीक है। अब आप देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 बाई कितना हो गया a प्लस बी शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 3 दैट इज़ b1, और ये b2 कितना है माइनस का a प्लस बी माइनस 3, और ये कितना हो गया माइनस का 7, एंड देन माइनस का हो गया 4a प्लस बी, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आई, 2 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी माइनस 3 एंड देन 7 बाई 4a प्लस बी। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, कोई सी भी दो इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हर एक इक्वेशन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला केस नहीं है कि भाई आपको कौन सी दो पर्टिकुलर इक्वेशन लेनी ही चाहिए, कोई सी भी दो लीजिए उससे हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 एंड दिस वन इज 3 इंटू ए प्लस बी। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप इन दोनों इक्वेशंस को ले लीजिए, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 3 बाई ए प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 बाई 4a प्लस बी। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 इंटू 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी माइनस 3। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी माइनस का 6 इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी। ये ए और बी दोनों ही हम अगर इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू ये हो गया 3a माइनस 2a प्लस 3b माइनस 2b, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया a प्लस बी माइनस का 6, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। ये एक इक्वेशन बनकर आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ से आप देखिए 3 इंटू 4 कितना हो गया 12a प्लस 3 इंटू बी कितना हो गया 3b इज इक्वल टू 7 इंटू ए कितना हो गया, ये हो गया 7a, ठीक है। अब 7 इंटू बी कितना हो गया, ये हो गया 7b, माइनस का यहाँ पर 3 है तो ये माइनस का 21 हो गया, ठीक है। 7 इंटू 3 21 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए ए को आप अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12a माइनस 7a, ठीक है। इसी तरीके से आप b को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3b माइनस का 7b इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 21। 12a माइनस 7a कितना हो गया, 12a माइनस 7a था ये, तो 12a माइनस 7a हो गया 5a, और यहाँ पर 3b माइनस 7b कितना हो गया 4b इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 21। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आई। इसको अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप देखिए कि इसमें अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे सेकंड इक्वेशन के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 4 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4b इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 6 24 दैट इज माइनस 24। इसको अगर आप इसके साथ ऐड करेंगे दैट इज 5a माइनस का 4b इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 21। दोनों को ऐड करके देखिए तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9a हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 + 1 5 एंड देन 2 + 2 4 और ये माइनस का 45। 9 5 जो 45 होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। इतना क्लियर हो गया। a की वैल्यू -5 आ गई, तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू डाल के देखिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 + b इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 6। -5 इधर आएगा तो यहाँ पर b इक्वल टू माइनस का 6 + 5 दैट इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं,
अगर आपने यहाँ पर इस वाले पार्ट को इसके साथ लिया होता तो आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन बनकर आती ए और बी के फॉर्म में, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे इसमें। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे, दोनों तरीके से आंसर आ जाता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप करेंगे तो ज़्यादा क्या है, आपने बस एक स्टेप आपका और इंक्रीज हो गया, और कुछ नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई वही वाला पार्ट आपको लेने की ज़रूरत है, इससे भी आप करेंगे तो भी आपका एक स्टेप और इंक्रीज होगा, और कुछ नहीं होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 तक तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे हमारे। 24 में कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन इसी टाइप की है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन में क्या कहा गया है, मैं आपको नोट डाउन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 7, एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज a + b + 1 × x, a + 2b + 2 × y, एंड देन यहाँ पर ये पार्ट है कितना, ये है 4 × a + b + 1। ये है, ये CBSE 2003 में आया था क्वेश्चन। अब आप देखिए यहाँ पर इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 3y - 7 = 0। ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, a + b + 1 × x। ठीक, दूसरा वाला पार्ट ये भी ऐसे ही रहेगा, a + 2b + 2 × y। ये हो गया। थर्ड वाला पार्ट क्या है, इस पार्ट को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -4 × a + b + 1, इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 दैट इज 2/a + b + 1 शुड बी इक्वल टू b1/b2 दैट इज 3/a + 2b + 2 दैट इज इक्वल टू c1/c2 दैट इज -7 डिवाइडेड बाय -4 × a + b + 1। इतना क्लियर हो गया। माइनस का माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2/a + 1 a + b + 1 = 3/a + 2b + 2 = कितना हो गया, 7/4 × a + b + 1। इतना क्लियर है। अब आप कोई सी भी दो इक्वेशन ले लीजिए, तो हमने पहले क्या करा, इन दोनों को ले लिया, फिर दूसरे में हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 2/a + b + 1 = 3/2a + 2b + 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × कितना हो गया, 2 × a + 2b + 2, और ये हो गया 3 × a + b + 1, तो ये हो गया 2a + 4b प्लस कितना हो गया 4, और यहाँ पर ये हो गया 3a + 3b + 3। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई इस पूरे पार्ट को आप राइट साइड पे ले जाइए। ठीक है, और 3 को इधर ले आइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 - 3, क्योंकि 3 प्लस का था यहाँ पर, तो -3 हो गया। इसमें आप देखिए 3a + 3b -2a -4b, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 3a - 2a 3b - 4b कितना हो गया, -b, और ये 4 - 3 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन आ गई a - b = 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इतना क्लियर है। अब सेकंड पार्ट पे देखिए, आप इन दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, a + 2b + 2 = 7/4 × a + b + 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 4 × a + b + 1 शुड बी इक्वल टू 7 का अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × a + 2b + 2। तो यहाँ पर हो गया 3 × 4 कितना हो गया, 12a + b + 3 × 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ पर ये कितना हो गया 7 × a 7a + 7 × 2b कितना हो गया 14b + 7 × 2 कितना हो गया 14। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये हो गया 12a + 12b, इसको 3 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7a + 14b = कितना हो गया, यहाँ पर ये 14 - 3। इस पूरे पार्ट को आप लेफ्ट साइड पे ले आइए, तो जैसे आप लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 12a + 12b -7a -14b = 12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5a, यहाँ पर ये हो गया -2b
इज इक्वल टू यहाँ पर ये कितना हो गया 12। दैट्स इट। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एलिमिनेशन से कर लीजिए, अगर आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से। आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर ये इक्वेशन है आपके पास, सेकंड इक्वेशन, आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये 1 + बी हो गया। इसके अंदर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 × 1 + बी माइनस का 2b इज इक्वल टू 12। ठीक, तो 5 × 1 कितना हो गया 5, 5 × b कितना हो गया 5b, और यहाँ पर ये कितना हो गया माइनस का 2b इज इक्वल टू कितना हो गया 12। ठीक है, अब आप देखिए 5b - 2b कितना हो गया 3b। ठीक, इसके बाद क्या था, यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर ये 12 है, तो 5 को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 - 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 3b इज इक्वल टू ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 7। ठीक है, आई थिंक इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती होगी। देखिए 14 - 3 यहाँ पर यही गलती है, 14 - 3 मैंने 12 लिख दिया था जबकि 11 होना चाहिए था, ये मिस्टेक यहाँ पर हुई है। तो ये 11, ये भी रहेगा 11 और ये 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 11, 11 - 5 कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 3, और ये इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 3 × 2 = 6 हो गया। तो यहाँ पर ये 3 × 1 = 3, तो यहाँ पर b = कितना आ गया 2। अब आप देखिए b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, और हमारे पास a कितना था जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो a था हमारे पास a = 1 + b दैट इज़ 1 + 2। तो यहाँ पर आंसर आ गया 3, a = कितना हो गया 3। इतना क्लियर हो गया, a आपके पास 3 आ गया, b आपके पास 2 आ गया। इस तरीके से आपको करना है। मैंने बस आपको इसलिए जानबूझ के यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन दिखाया है क्योंकि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन यूज़ कर लिया था, तो मैं आपको बस बताना चाह रहा था आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन से भी, जो भी आपको ठीक लगे उससे कर लीजिए। और सब्स्टिट्यूशन का मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि कब कब यूज़ करना चाहिए ताकि जल्दी आंसर आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता दिया है, कुछ पिछले लेक्चर्स में नॉर्मली हमने एग्जाम्पल्स में ज़्यादा डिस्कस किया है कि एलिमिनेशन कब यूज़ करना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 पर अब हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। एक चीज़ आप इसमें नोटिस करना कि यहाँ पर जो इक्वेशन है न्यूमरेटर में 2x - 3y = 7, 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7 सब में सेम है। CBSE में ये प्रॉब्लम है कि 2001, 2002, 2003 सब में न्यूमरेटर सेम रखा है, बस डिनोमिनेटर में चेंज किया है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन है, वैसे मैंने आपको ये हमेशा बताया है कि नॉर्मली जो भी CBSE क्वेश्चन देता है उसमें ज़्यादातर आपका आंसर कभी भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं आता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए आप अगर आपके पास कभी फ्रैक्शन में आंसर आ रहा हो तो आप एक बार वेरीफाई ज़रूर करके देखना कि कहीं आपकी गलती हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि 2x + 3y = कितना हो गया 7, एंड देन सेकंड इक्वेशन कहा गया है कि हमारे पास है a + b × x + 2a - b × y = कितना हो गया 21। अब आप देखिए यहाँ पर हम 7 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। इसको आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा a + b + 2a - b × y, ये a + b × x होना चाहिए था, और ये माइनस का 21 = 0। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि हम a1 दैट इज़ 2 बाई a2 दैट इज़ a + b = क्या होना चाहिए b1 दैट इज़ 3 बाई b2 दैट इज़ 2a - b शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए माइनस का 7 डिवाइडेड बाई कितना हो गया माइनस का 21 c1/c2। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा, तो यहाँ पर ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगी। तो ये हो गया 3/2a - b = 1/3। ठीक है, कोई सी भी दो इक्वेशन के पेयर लीजिए, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पर्टिकुलर दो इक्वेशन क्यों लेने वाला हूँ, कौन कौन सी लेने वाला हूँ, इसका मैं आपको रीज़न बताऊँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाली दोनों इक्वेशन ज़रूर लेंगे हम। इसका रीज़न पता है क्या है, आप इसमें देखिएगा कि a और b के फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2a + 2a - b और 3 × कितना हो गया a + b।
ठीक है। अब आप देखिए जब आप इन दोनों इक्वेशन को लेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज़ 9, और ये 2a माइनस बी इंटू 1 दैट इज़ 2a माइनस बी, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रहेगा। अब आप देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4a, और ये माइनस का 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, 3a, और यहाँ पर ये कितना आ गया, प्लस का 3b। 3a को इधर ले आते हैं, b को इधर ले जाते हैं, तो ये b वाला पार्ट इधर आ गया, 3a इधर आ जाएगा, तो कितना होगा 4a माइनस 3a, और ये कितना हो गया, ये माइनस का 2b था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 2b प्लस का 3b। 4a माइनस 3a कितना हो गया a, 2b प्लस 3b कितना हो गया 5b, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 5b आ गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये इक्वेशन क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब आप इसमें और फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते हैं। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि जब हम इस इक्वेशन को ले रहे थे, या अगर हम इन दोनों को भी इक्वेट करते तो होता क्या, a प्लस बी के फॉर्म में कोई इक्वेशन आती या a और b के एक फॉर्म में एक इक्वेशन आती, लेकिन इसमें आप देखिए कोई इक्वेशन a और b के फॉर्म में नहीं, यहाँ पर सीधा a की वैल्यू b के फॉर्म में आ गई है। तो ये एक ऐसा टर्म है कि इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई इक्वेशन नहीं है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा, सीधा से आपके पास एक टर्म है जो a है वो b के साथ कैसे रिलेटेड है, कोई कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू, तो ये 2 इंटू 5b हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का b इज इक्वल टू 9, और यही एक रीज़न था कि हमने ये वाला पेयर क्यों लिया था। ये पेयर बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी कोई सा भी आप पेयर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए 2 इंटू 5b दैट इज़ 10b माइनस b इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 10b माइनस b दैट इज़ 9b इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये b कितना आ गया, b इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग कैंसिल आउट करके सीधा यहाँ 0 लिख देते हैं, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसे छोटे छोटे एरर्स होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब जैसे b आपके पास 1 आ गया है तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू बी दैट इज़ 5 इंटू 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 5, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, यही हमारा आंसर है। कितना क्लियर हो गया किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, कोई सा भी आप पेयर लीजिए कोई दिक्कत नहीं थी, बस मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला पेयर इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे जो हमारे पास रिलेशन आता है ए और बी में वो डायरेक्ट रिलेशन था, और उसका यूटिलाइजेशन हम किसी भी इक्वेशन में बहुत ईजिली कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया था। अदरवाइज कोई सी भी इक्वेशन होती बन जाती तो कोई दिक्कत नहीं था, सॉल्यूशन आपका फिर भी आता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। ट्वेंटी सिक्स में भी न्यूमरेटर वही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, एंड देन डिनोमिनेटर में 2a और a प्लस बी इंटू वाई एंड देन 28। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज 2ax प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 28, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, तो 7 को अब इधर हम शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, और हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2ax प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस का 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 दैट इज 2 बाई 2a, b1 बाई b2 दैट इज 3 बाई a प्लस b शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2 दैट इज -7 बाय -28। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 28, ठीक है। 2 और 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 1 बाई a इज इक्वल टू 3 बाई कितना हो गया a प्लस b शुड बी इक्वल टू 1 बाय 4। इतना क्लियर हो गया। अब आप कोई सी भी इक्वेशन लीजिए उसको सॉल्व करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि ये वाली इक्वेशन इसके साथ इक्वेट करिए। क्यों करने को है मैंने आपसे, क्योंकि यहाँ पर आप लिखेंगे 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई 4, डायरेक्टली आपके पास क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 इज इक्वल टू कितना हो गया a, सीधा आपके पास a की वैल्यू आ गई है a इज इक्वल टू 4, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये रीज़न था, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 3 बाई a प्लस बी इक्वल टू 1 बाई 4,
4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी हमने ए की वैल्यू निकाली थी तो यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 12 और ये हो गया बी। सो ये 4 इधर आ जाएगा तो 12 माइनस 4 कितना हो गया बी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, तो बी इज इक्वल टू 8। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया, ए इज इक्वल टू 4 बी इज इक्वल टू 8, ये आंसर था। ये है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। अगर आपके पास कैलकुलेशन करते करते प्रैक्टिस बनेगी तो आपको बहुत जल्दी आइडिया लगने लग जाएगी कि कौन से क्वेश्चन के अंदर किस टाइप का सॉल्यूशन, किस तरीके से सॉल्यूशन करने में ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से निकालेंगे तो आंसर आपका उतना ही आना है। अब आप ऐसा मत सोचना कि भाई हम शॉर्टकट ही देखने वाले हैं, बिना शॉर्टकट के भी आंसर आ जाता है, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस शॉर्टकट में ये रहता है कि एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। इतना क्लियर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 तक तो हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 में क्या कहा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 31 वाला बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। 30 तक के लिए ये कंडीशन है कि इन सब में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो एक वैल्यू ऑफ के निकालनी है जिसका नॉन जीरो सोल्यूशन है। ठीक है, तो खैर 27 से 30 तक पहले हम देखते हैं जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। हमारे पास इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 9 को इधर ले आइए, 15 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज kx प्लस 10y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जब हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है तो हम तीनों के इक्वेट करते हैं रेशोज़ को, लेकिन नो सोल्यूशन वाले केस में a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2। ये होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो इसमें आप देखिए a1 कितना है 8 है, a2 कितना है k है, दे शुड बी इक्वल टू 5 बाई 10 बट दे शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस का 9 बाई माइनस का 15। ठीक है, तो पहले हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट करने के बाद क्या आएगा 8 बाई के इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 2 कितना आ गया 16, के इंटू 1 कितना आ गया के, तो यहाँ पर के की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, अब हमें ये भी चेक करना है कि जो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन है ये होल्ड कर रही है कि नहीं। वैसे इस केस में आप देखेंगे होल्ड करेगी क्योंकि 1 बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 9 बाई माइनस 15। ठीक है, तो ये वैसे भी हमें पता चल रहा है, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों। अब आप देखिए अगर फिर भी आपको चेक करना है तो इस पार्ट को आप चेक करके देख लीजिए इसके साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो 8 बाई के शुड नॉट बी इक्वल टू 9 बाई 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 15। अच्छा ये भी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 3 जा और ये 3 5 जा, तो यहाँ पर आप 5 इंटू 8 कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 3 के, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू होगा, तो ये 3 के शुड नॉट इक्वल टू 40 एंड देन के इज़ नॉट इक्वल टू 40 बाई 3। तो के की वैल्यू 40 बाई 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और के की वैल्यू 16 के इक्वल होनी चाहिए। दोनों बातें होल्ड करती हैं क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है और साथ में ये 16 के इक्वल है। तो आपका आंसर कितना आ गया के इज इक्वल टू 16। लेकिन वेरीफाई करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना आप। अगर आप इक्वेशन में वेरीफाई करके नहीं दिखाएंगे तो एग्जामिनर अगर चाहे तो वो आपके मार्क्स को यहाँ पर बीच में कम कर सकता है। मतलब अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर दिया जाएगा, वैसे नॉर्मली ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर वैसे कोई ऐसा लेंदी क्वेश्चन आए जिसके अंदर ये एक छोटा सा पार्ट हो तो एग्जामिनर चाहे तो 1 मार्क्स आपको इस चीज़ का भी कम कर सकता है। ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप वेरीफाई करके ज़रूर दिखाना। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं कि क्या कहा गया है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी शायद से इसके अंदर, अगर इसके अंदर नहीं होगी तो हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड देन 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6। आई थिंक इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हमारे पास एग्जाम्पल्स में भी आया था। सो ये है हमारे पास इक्वेशन kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6।
पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। तो जैसे ही आप दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस 3y, ये 3 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हो गया 12x प्लस के वाई, 6 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। k/12 ये हो जाएगा k/12 a1/a2, b1/b2 क्या होगा 3/k, तो ये हो गया 3/k। फिर उसके बाद c1/c2 ये कितना हो गया माइनस का 3/-6। बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हमें नो सॉल्यूशन चाहिए, तो मतलब ये इक्वालिटी की कंडीशन नहीं होनी चाहिए इधर। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 और 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर आई है वो कुछ इस तरीके से है, k/12 इज इक्वल टू 3/k एंड देन दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, इन दोनों को अगर आप इक्वेट करके देखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा k/12 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर ये कितना हो गया k² इज इक्वल टू कितना हो गया 36, रूट करेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू +-√36 दैट इज +-6। ठीक है, तो ये k की वैल्यू है। मतलब इस इक्वेशन से आपको पता चलता है कि भाई k आपके पास प्लस का 6 होना चाहिए और साथ में माइनस का 6 होना चाहिए, दो k की वैल्यू आई है आपके पास। ठीक है, लेकिन इन दोनों को भी आप पहले चेक करके देखिए तो यहाँ पर ये कितना आएगा 3/k इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 कितना हो गया 6, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू k। तो मतलब k की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये भी बात है और ये भी चीज़ है। दोनों होल्ड कब करेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फिर ये होनी चाहिए बस। तो आपके पास आंसर सिर्फ ये बचा। पहले आपके पास दोनों आंसर आए थे, लेकिन जब आपने ये कंडीशन को देखा, इसको नोटिस किया, तो आपको पता चला कि इस कंडीशन को भी होल्ड करना ज़रूरी है। अगर ये होल्ड करती है तो इसका मतलब 6 नहीं होना चाहिए, सिर्फ आंसर होगा यहाँ पर k इज़ नॉट इक्वल टू 6, नहीं सॉरी k इज इक्वल टू -6, ये आंसर होगा। क्योंकि अगर आप k इज इक्वल टू 6 ले लेंगे तो इसका मतलब ये इक्वालिटी होल्ड कर गई। ये इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि नो सॉल्यूशन की जगह ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो आंसर सिर्फ आपका -6 होगा। अगर किसी ने यहाँ पर +6 और -6 करके छोड़ दिया, ये वेरीफाई नहीं किया, तो उसका आंसर गलत हो गया है। यही रीज़न होता है कि वेरीफाई करना ज़रूरी है। इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन वाला केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना नो सॉल्यूशन वाला केस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें दोनों केसेस को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन है 3x - y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड देन 6x - 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई 3x - y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज 6x - 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए ये इक्वेशन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास, तो इसको हमें क्या करना है 3x - y - 5 इसको एज इट इज़ रख देते हैं और इसको नीचे रख लेते हैं 6x - 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। हम क्या बोलते हैं कि a1/a2 दैट इज 3/6 शुड बी इक्वल टू b1/b2 दैट इज -1/-2। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू -5/k। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया 3 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 × 1 = 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -5/k। अब आप देखिए ये इक्वलिटी तो पहले से होल्ड कर रही है, तो इसमें हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन इसको हमें चेक करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं पहले इक्वलिटी देखते हैं, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी को भी हम चेक करते हैं। तो ये तो पहले से होल्ड कर रही है, तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी को चेक कर लेते हैं क्या है। ये है 1/2 दैट इज़ नॉट इक्वल टू -5/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × k कितना हो गया k। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 2 × 5 कितना हो गया 10 हो गया, और वो भी माइनस का, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -10 दैट्स इट। ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर k की कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k
एक्सेप्ट -10, क्योंकि -10 नहीं हो सकती, एक्सेप्ट -10 द इक्वेशन विल होल्ड इनफाइनाइट, द इक्वेशन विल होल्ड नो सॉल्यूशन। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, k इज़ नॉट इक्वल टू -10। आप ये चीज़ अगर स्टेटमेंट नहीं भी लिखना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से छोड़ दीजिए, लेकिन स्टेटमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपको क्लियर होगा और सामने वाले को भी आप बता सकते हैं कि आपका एक्चुअली में आंसर क्या आया है, किस तरीके से आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो छोड़ दीजिए, बस यहीं तक छोड़ दीजिए। अगर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो इसके अंदर ही स्टेटमेंट लिखना भी ज़रूरी है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट -10 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल होल्ड नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिखकर छोड़ देना। इतना क्लियर हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर ये है k/kx + 3y = k - 3 और ये 12x। ये इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, kx + 3y = k - 3 एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज 12x + ky = k। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। kx + 3y जैसे मैंने आपको हमेशा से बताता आया हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये माइनस का k × -3 माइनस का k - 3 ये हो गया = 0। और ये कितना हो गया, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 12x + ky और ये हो गया माइनस का k = 0। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 दैट इज k/12 शुड बी इक्वल टू 3/k दैट इज b1/b2। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2 दैट इज माइनस का k - 3 बाय माइनस का k। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इक्वालिटी को चेक करते हैं। इक्वालिटी को चेक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, k/12 = 3/k दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k²। 12 × 3 36। तो यहाँ पर रूट निकालेंगे तो k = ±√36। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, k = +6 एंड -6। +-6 आता तो हमने सेपरेट करके +6 और -6 लिख दिया। इतना क्लियर है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको आपको चेक करना है। चेक करते वक्त क्या करना पड़ेगा, 3/k इज़ नॉट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, k - 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 3k इज़ नॉट इक्वल टू k × k - 3 था। मैंने आपको बताया था कि इसको आपको कैंसिल आउट क्यों नहीं करना है, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यों करना है ऐसे। या आपको मैंने एक एग्जांपल में भी बताया था कैसे टाइप की इक्वेशन आएगी तो इसमें आपको कैंसिल आउट ना करके, क्योंकि वेरिएबल कभी भी कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल में हमेशा सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3k इज़ नॉट इक्वल टू, ये हो गया k² माइनस का यहाँ पर ये हो गया 3k। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 इज़ नॉट इक्वल टू k² माइनस का 3k माइनस 3k। तो यहाँ पर एक्चुअली में कितना आ जाएगा, k² माइनस का 6k इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं k कॉमन ले लिया आपने तो k - 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने क्या करा होता, यहाँ पर इसको k को कैंसिल आउट कर दिया होता तो आपके पास सिर्फ ये इक्वेशन आती, k - 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब आपने कैंसिल आउट नहीं करा है तो आपके पास ये k भी आया है और इसका एक मीनिंग है। इसका क्यों मीनिंग है, इसका आपको मैंने रीज़न बताया था एग्जांपल्स में। इतना क्लियर है। अब आप देखिए, ये दोनों इक्वेशन अगर 0 से इक्वेट होती तो आप क्या बोलते कि भाई, अगर ये दोनों 0 से इक्वेट होती तो आप बोलते कि भाई k = 0 और k - 6 = 0। ये सिचुएशन हमारे पास आएगी। बट क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी है तो आप यहाँ पर भी इनइक्वालिटी रखेंगे और यहाँ पर भी इनइक्वालिटी, तो मतलब k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और साथ में 6 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। ये आंसर आना चाहिए। अगर आप k कैंसिल आउट कर देते तो आपका ये वाला केस नहीं बनकर आता। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बट ये वाला केस बनकर आता। ठीक है, ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर इस केस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हुआ कि यहाँ पर k = 0 सोल्यूशन आ रहा है और यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 सोल्यूशन आना था और आपने ये कैंसिल आउट कर दिया होता तो ये वाला तो गायब ही हो जाता। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का मीनिंग होता है, इसलिए आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, अब आप देखिए
यहाँ पर ये आंसर्स हैं, ये सॉल्यूशन है, ये इनइक्वालिटी है, दोनों को ही होल्ड करना चाहिए तभी आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि के की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो आपको इधर से भी हटाना पड़ेगा, बचेगा सिर्फ माइनस का 6। तो के एक्चुअली में आपके पास सिर्फ माइनस का 6 है, ये आपका सोल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया, ये आंसर है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी वैसे किया हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस करके दिखाया था, मैं आपको यहाँ पर भी पूरा अच्छी तरीके से समझा दूंगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन की क्यों बात हुई है, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन 2x प्लस का ky इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कभी भी C1 और C2 दोनों एक साथ 0 आएंगे तो ये मतलब ये है कि 0/0 बनेगा, ठीक है। भाई C1/C2 क्या हो गया, 0/0, जिसकी आप वैल्यू बता नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि ना ही ये 0 है, ना ही ये 1 है, ना ही ये इन्फिनिटी है, ठीक है। इसका मैंने आपको रीज़न पूरा डिटेल में बताया था कि क्यों नहीं है एग्जाम्पल्स में। अब देखिए इसमें क्या होगा कि नॉर्मली जब आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, तो आप देखना कि हमेशा अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट 0 होता है तो वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, कोई सी भी इक्वेशन हो। तो अब आपके पास मान लीजिए ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल प्लस b2y इज इक्वल टू 0, ये पार्ट है। तो ये भी इक्वेशन क्या करेगी, ओरिजिन से पास होगी, तो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का हमेशा एक जीरो सोल्यूशन होगा ही होगा, दैट इज ओरिजिन, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका नॉन जीरो सोल्यूशन होना चाहिए। कब हो सकता है नॉन जीरो सोल्यूशन, ओरिजिन के अलावा भी कोई एक सोल्यूशन हो तो तब नॉन जीरो होगा। और मैंने आपको बताया था कि या तो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एक सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, दो सोल्यूशन वाला केस आता ही नहीं है, क्योंकि कर्व नहीं है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन देखिए इस तरीके से जाएगी, बेंड तो होगी नहीं कि यहाँ पर दो सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन अगर सीधा जा रही है ना, तो या तो वो कट करते हुए जाएगी ऐसे, या तो दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई जाएंगी, ठीक है। ओवरलैप करेंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, कट करेंगे तो वन सोल्यूशन। अगर कोई कहे कि ये वाला सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पर और भी सॉल्यूशंस होने चाहिए, मतलब ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। और ओवरलैप करने का मतलब क्या होता है कि ओवरलैप करने का मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। और मैंने ये आपको एग्जांपल्स में भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि होमोजीनियस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं जिसमें c1/c2 इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पार्ट को हटा ही देते हैं, इसको डिस्कस ही नहीं करते हैं। ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात आती है, ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन की बात आती है जो यहाँ पर ये है। और इसके अलावा नो सोल्यूशन वाली कंडीशन कोई होती ही नहीं है। वो मैंने आपको एग्जाम्पल से पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उतना बता रहा हूँ जितने में आप समझ पाएँ इस इक्वेशन को, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमें ये कंडीशन होल्ड करानी है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आने चाहिए। C1 C2 का तो कोई वैल्यू कोई समझ में नहीं आता है, C1 C2 तो हमें इसमें इंक्लूड ही नहीं करना है। तो a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और आप ये ध्यान रखना कि इसमें कभी भी पैरेलल वाला केस बनेगा ही नहीं। पैरेलल वाला केस क्या होता है कि जब दोनों अलग अलग हों और हमें पता है कि भाई ओरिजिन से तो पक्का पास होंगी, तो पैरेलल कहाँ से बनेगा, जब हर एक इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है जिसमें C1 और C2 नहीं है, तो उसमें पैरेलल वाली तो बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है। इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इक्वेशन को हम दोबारा इधर लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। 5x माइनस 3y होना चाहिए, 3y। यहाँ पर मैंने 3y लिखा ही नहीं, मैं भी क्या कर रहा हूँ, 3y इज इक्वल टू 0 एंड देन 2x प्लस ky इज इक्वल टू 0। अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए मतलब 5/2 शुड बी इक्वल टू माइनस का 3/k होना चाहिए। इतना क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, k इंटू 5 दैट इज़ 5k शुड बी इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, k शुड बी इक्वल टू माइनस का 3 नहीं माइनस का 6, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो गया। तो माइनस का 6 कितना होना चाहिए, 5। ये आंसर होना चाहिए। तो k की वैल्यू माइनस का 6/5 होगा, तभी आपके पास आंसर ये आएगा।
तो इसका मतलब ये है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तभी होंगे जब k की वैल्यू -6/5 होगी, और वहीं से आपको पता चलेगा कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन भी इसके एग्जिस्ट करेंगे। इतना क्लियर हो गया? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, और जो भी चीज़ें आपके पास ऐसा होगा कि जिसमें डाउट आ रहा होगा कि हम इसको 0/0 को हम क्यों कुछ नहीं ले सकते 1 और 0 और इन्फाइनाइट, इसका मैंने आपको रीज़न एग्जांपल्स में बताया हुआ है। मैंने आपको ये भी चीज़ बताई है कि अलग अलग सिचुएशन में, जैसे A1/A2 अगर 0 होगा तो क्या सिचुएशंस होती हैं, B1/B2 अगर 0 होगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी डिटेलिंग दी, और मैंने ये भी बताया है कि अगर आपके पास ऐसा 0 होता है तो आपको कैसे चेक करना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो आप उस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैंने इस लेक्चर में, इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं जिससे आपको ये क्लियर हो कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। इतना क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ पर इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।